आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। इसमें है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लोक साहित्य को। लोक साहित्य का आशय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोगों द्वारा की गई है। लोक साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जन जीवन की प्रत्येक आस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर जन साधारण की भाषा है। लोक साहित्य की रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समाज का योगदान होता है। लोक साहित्य के प्रकारों में लोक नाट्य, लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति, कहावत, पहेली तथा प्रतीक आदि। लोग जानेंगे लोक नाट्य को। जनजातियों का नृत्य संगीत एक दूसरे का पूरक माना जाता है। क्या माना जाता है? पूरक माना जाता है नृत्य और संगीत। राज्य के जनजातीय नृत्यों का अपना अलग ही महत्व है। राज्य के जनजाति का नृत्यों का अपना ही महत्व है। छऊ नृत्य की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। कौन से नृत्य की? छऊ की। भिन्न भिन्न संगीत पर भिन्न भिन्न नृत्यों का प्रावधान है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जतरा या मेला की परंपरा है। विभिन्न गांवों के मध्य भूमि का हिस्सा जतरा आदि के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे जतरा टाण कहते हैं। धार्मिक कथाओं का मंचन छऊ नृत्य के माध्यम से किया जाता है। लोकगीत। लोकगीत वे हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव जो गीत गाता है वही लोकगीत है। लोकगीतों का पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न अवसरों पर गायन होता आ रहा है। लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शब्द और स्वर के दोहराव से संचालित होते हैं। लोकगीत में दोहराव की विशेषता के कारण नई पीढ़ी आसानी से अपनी स्मृति में इन गीतों को अपनाने में समर्थ होती है। लोक कथा। लोक कथाएं किसी समाज की वे कथाएं हैं जो कि मौखिक तौर पर उस समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये कथाएं किसी समाज, जाति, संप्रदाय की किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की होती है या केवल आम कथाएं किसी सामान्य व्यक्ति की। लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है। लोक कथाएं गद्य एवं पद दोनों रूपों में पाए जाते हैं। लोक कथाओं के संग्रहण का कार्य अच्छे प्रकार से झारखंड में किया गया है। संथाली लोक कथाओं का संग्रहण पीओ बोर्डिंग द्वारा तथा कुडुक लोक कथाओं का संग्रहण शांति प्रबल बाखला द्वारा किया गया है। किसका? संथाली कथाओं का पीओ बोर्डिंग द्वारा और कुडुक लोक कथाओं का संग्रहण शांति प्रबल बाखला द्वारा किया गया है। हम लोग जानेंगे लोकोक्ति को। बहुत अधिक प्रचलित और अधिक मुँह वाक्य लोकोक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इन वाक्यों में लोगों के अनुभव का सार होता है। इनकी उत्पत्ति और रचनाकार ज्ञात नहीं होते। लोकोक्तियाँ आम लोगों द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों एवं संदर्भों से उपजे वैसे पद एवं वाक्य होते हैं जो किसी खास समूह, वर्ग या क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें स्थान विशेष के भूगोल, संस्कृति, भाषाओं का मिश्रण आदि की झलक मिलती है। कहावतें। कहावतें सामान्य बोलचाल में प्रयोग होने वाली उस वाक्यांशों को कहते हैं जिसका संबंध
किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ होता है। कहावतें प्रायः सांकेतिक रूप में होती है। जिस प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसी प्रकार कहावतों का प्रयोग भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है। बोलचाल की भाषा में कहावतों के प्रयोग से वक्ता के कथन के प्रभाव में वृद्धि होती है और साहित्यिक भाषा में कहावतों का प्रयोग से साहित्य की श्री वृद्धि होती है। राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में कहावतों का प्रयोग पुराने समय से ही होता चला आ रहा है। पहली, किसी व्यक्ति की समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य या वर्णन को पहेली कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु की विशेषता को घुमा फिराकर भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया हो और उसे समझ या उस विशेष वस्तु का नाम बताने का प्रस्ताव किया गया हो। पहेली को बूझोवल भी कहते हैं। पहेली व्यक्ति के चतुराई को चुनौती देने वाले प्रश्न होते हैं। पहेलियाँ आदि काल से व्यक्तित्व का हिस्सा रही है। राज्य के विभिन्न जनजातियों के मध्य सामान्य बोलचाल में पहेली का प्रयोग पहले से ही होता चला आ रहा है। प्रतीक, अतीत से प्रतीक का प्रचलन लोक और ग्राम्य संस्कृति में होता आ रहा है। साल वृक्ष में देवता की कल्पना से पूरा साल वृक्ष ही प्रतीक बन गया है। मारान बुरु को पहाड़ों का देवता कहा जाता है, इसलिए पहाड़ मारांगबुरु का प्रतीक बन गया है। शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में लिंग योनि की पूजा सृष्टि सृजन का प्रतीक है। हम लोग पढ़ेंगे पारंपरिक कला को। झारखंड के प्राचीन मंदिरों, किलों और खंडहरों में यहाँ के स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। राज्य के पूर्वी भागों में उड़ीसा स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे दारूडेहा, बाड़ाजी, हेत और बोडू के मंदिर। हिंदू धर्म के स्थापत्य कला का दर्शन लोहरदगा के वासुदेव मंदिर तथा दालमी के विष्णु मंदिर में होता है। राज्य के पश्चात स्थापत्य कला का प्रभाव गिरजाघरों के निर्माण में दिखाई देता है। गोथिक शैली में निर्मित रांची का गिरजाघर आदि भी आकर्षण का केंद्र है। विभिन्न शैलियों में मंदिरों एवं किलों का निर्माण भिन्न भिन्न राजवंशों की स्थापना के पश्चात इनके राजाओं ने कराया। राज्य में बाह्य लोगों के आगमन के पश्चात मिश्रित कला अस्तित्व में आई। पारंपरिक जनजातीय स्थापत्य कला में काष्ठ कला का ही अधिक प्रयोग होता आ रहा है। राज्य की जनजातियों में चित्रकला के संबंध में विशेष रुचि रही है। जनजातियों के कला से लगाव का पता मिट्टी और लकड़ी से बने घरों पर उकेरी गई आकृतियों और भित्ति कला से चलता है। ग्रामीण घरों की दीवारों पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है और उस पर चांद, सूरज, पशु पक्षी आदि के चित्र उकेरे जाते हैं। संथाल और उरांव जनजाति को चित्रकला से विशेष लगाव रहा है। पर्व त्योहारों के अवसर पर चावल के माड़ के में रंग मिलाकर दीवारों पर देवी देवता के चित्र जनजातीय समाज में उकेरे जाते हैं। लोक चित्रकलाएं कोहबर, सोहराय, चित्र, जादू पटिया और बंदना आदि राज्य की प्रमुख चित्रकलाएं हैं। सामान्य स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना आदि कोहबर चित्रों के विषय में शामिल होते हैं। क्या क्या? सामान्य स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन और जादू टोना ये कोहबर चित्रों में शामिल किया गया है। पुरानी गुफा चित्रों का विकसित रूप ही वर्तमान कोहबर को माना जाता है। झारखंडी संस्कृति में सोहराय कला का महत्व सदियों से रहा है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले की बादम क्षेत्र में शुरू होता है। इस क्षेत्र की इसको पहाड़ियाँ की गुफाएं में आज भी इस कला के चिन्ह
देखे जा सकते हैं। सोहराय कला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों के चित्र को उकेरा जाता है। सोहराय चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई शुरू होती है। सोहराई कला में कला के देवता प्रजापति पशुपति का विशेष चित्र बनाया जाता है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। इसका शरीर डमरू के आकार। चित्रण शैली के अनुसार कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय की दो अलग अलग शैलियाँ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कला निधि के क्षेत्रीय संयोजक बुलू इमाम के नेतृत्व में सोहराय तथा कोहबर कला को विकसित करने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए हजारीबाग जिला के दीपूगढ़ में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। जादूपटिया संथाल जनजाति की लोक चित्रकला है जो इस समाज के इतिहास और दर्शन को पूर्णतया अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। जादूपटिया शैली के कलाकार वंश परंपरा के आधार पर इस कला को अपनाते हैं। इस चित्रकला के माध्यम से वे अपना जीविका को चलाते थे। चित्रकला की इस शैली को कपड़े या कागज पर बनाया जाता है। कपड़े पर सुई धागे से सिलकर 5 से 20 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा पट तैयार किया जाता है। इसमें अधिकांशतः वैसे चित्रों का चयन किया जाता है जो इस समाज के सांस्कृतिक नैतिक दृश्यों को दिखा सके। चित्रों द्वारा जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने में ललित मोहन राय को महारत हासिल है। किसे? ललित मोहन राय को महारत हासिल है। राज्य के विशिष्ट चित्रकारों में इनका अग्रणी स्थान है। इन्हें कलाश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? कलाश्री सम्मान से। छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में हरेन ठाकुर एक ख्याति प्राप्त चित्रकार है। किस चित्रांकन में? छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में हरेन ठाकुर को। और राज्य के विशिष्ट चित्रकारों में मोहन रॉय को महारत हासिल है। इसे कलाश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। राज्य में झारखंड कला मंदिर का गठन किया गया है। राज्य की कलाओं को प्रोत्साहन देना इसका कार्य है। राज्य में स्ट्रॉ आर्ट का विकास किया गया है। इसमें धान के पुआल का प्रयोग किया जाता है। पुआल की परत को गर्म कर समतल किया जाता है। इसमें चित्र बनाने के पश्चात काट कर निकाल लिया जाता है तथा काले रंग के समतल सतह पर चिपकाया जाता है। इसके बाद चित्र को आवरण में गढ़ दिया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे भित्ति चित्रकला। संथाल आदिवासी में भित्ति चित्रकला की परंपरा काफ़ी समृद्ध रही है। इसके मिथकों, अलंकरणों और सज्जाकारी में बेहतरीन मानवीय बोध दिखाता है। संथाल समुदाय अपने भित्ति चित्रण के इतिहास में अपनी प्राचीन स्थली चाय चंपागढ़ का उल्लेख करते हैं। संथाल चाय चंपा के आधुनिक संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। संथाली भित्ति चित्रों में फूल, लता, पौधा, मोर, मछली, बॉर्डर तथा ज्यामितीय आकृतियाँ विविध आकार से पूर्ण सृजनात्मकता और रचनात्मकता से चित्रित की जाती है। फूल, पत्ती और लता का आलेखन इनके भित्ति चित्रों में खूब पाया जाता है। भित्ति चित्रण में सामान्यतः मिट्टी रंग विभाजन किया जाता है। आकृति और डिजाइन के अनुसार रंग विभाजन किया जाता है। संथाल परगना क्षेत्र में हरा, नीला, लाल और काले रंग, जबकि छोटा नागपुर में हरा, नीला, लाल व सफ़ेद और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। संथाल परगना में हरा, नीला, लाल और काले रंग का, जबकि छोटा नागपुर में हरा, नीला, लाल, सफ़ेद और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। संथाल और छोटा नागपुर क्षेत्र दोनों के भित्ति के चित्रों में अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर है। प्राचीनता का भाव संथाल में
भित्ति चित्रों में तो आधुनिकता का भाव छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्रों में दिखाई देता है। संथाल क्षेत्र के भित्ति चित्रों में रंग और समतलपन की प्रधानता होती है। हम लोग पढ़ेंगे अब शिल्पकला को। राज्य के जनजातीय समाज में हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण योगदान है। जनजातीय समाज जब आखेट पर जीवन यापन करता था तब भी अपनी आवश्यकता के औजार ये स्वयं बनाते थे, जैसे अस्त्र, जाल आदि। राज्य में पतले और मजबूत बांस से दरवाजा, पैनल, बक्सा, चम्मच, शिकार तथा मछली पकड़ने के उपकरण, नाव के आकार की टोकरियां आदि बनाए जाते हैं। साल के पत्तियों से बनाए गए कटोरे और पत्तल का प्रयोग शादी ब्याह एवं अन्य अवसरों पर किया जाता है। सबई घास से कटोरा बुना जाता है। कलम, स्टैंड, मैट और रंगीन बक्सा बुना जाता है। गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस का पेड़ सजावट के लिए बनाए जाते हैं। चायबासा उपरोक्त चीज़ों के लिए। रांची के आसपास के क्षेत्रों में खजूर के पत्तों से अंगुली चित्रित खिलौनों पीढ़ियों से बनाए जाते हैं। उरांव जनजाति की लड़कियां छिपली नामक आभूषण पहनती है। यह सीपों से घिस घिस कर बनाया जाता है। इनके द्वारा पहने जाने वाली कंठमाला मोती, मूंगा और लोहे से बनी होती है। पंछी पाड़वन नामक विशेष प्रकार का वस्त्र कमर के नीचे संथाली महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। सामान्यतः यह हरे रंग का होता है। राज्य में वस्त्र रंगाई तथा छपाई का कार्य व्यापक पैमाने पर जमशेदपुर एवं खरसावां में किया जाता है। लकड़ीस की माला, लकड़ी की कंघी का प्रयोग संथाल परगना क्षेत्र में सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है। राज्य के मलेर समुदाय में डोकला कला का प्रचलन है। लौह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीक का उपयोग डोकला कला में किया जाता है। इस तकनीक से बने प्राचीनतम कलाकृति का उदाहरण मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली नृत्य करती लड़की की मूर्ति है। डोकला कला के अंतर्गत महिषासुरमर्दिनी, कछुआ, बारहसिंगा, हिरण, घोड़ा, आदिवासी युगल, नृत्यरत स्त्री पुरुष, मगरमच्छ, बाइला आदि का निर्माण किया जाता है। नाट्य कला। राज्य के जनजातीय समाज में प्राचीन काल से विभिन्न अवसरों पर नाट्य कला का मंचन किया जाता रहा है। भागवत कथाओं पर आधारित कीर्तनिया का मंचन कई वाद्य यंत्रों की संगत के साथ कीर्तन के रूप में किया जाता है। गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को जट जातीय नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया जाता है। इस नृत्य नाटिका का मंचन सावन से लेकर कार्तिक महीने तक अविवाहित द्वारा किया जाता है। इसी अवधि में भकुली बंका नामक नृत्य नाटिका भी आयोजन किया जाता है। विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर रामलीला, कृष्ण लीला तथा अन्य पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। डोमकच विशेष रूप से स्त्रियों का नृत्य गीत है। डोमकच सभी मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य गीत के रूप में प्रस्तुत की जाती है। विवाह के अवसरों के अलावा देवोत्थान एकादशी से आषाढ़ मास के अंतर्गत पड़ने वाली सभी प्रकार के पर्व त्योहारों के अवसर पर स्त्रियां डोमकच गाती हैं। राज्य में नाट्य कला को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने हेतु अनेक नाट्य कला संस्थानों की स्थापना हुई है। झारखंड की नाट्य संस्थाएं। रांची में रंगायन, वसुंधरा आर्ट, हस्ताक्षर, अंग दर्पण, सार्थक, नाट्याचल। हजारीबाग में सम्राट, गिरिडीह में रंगालय, त्रिमूर्ति, युवा रंगमंच, तेतास नाट्य, धनबाद में अंकुर, बोकारो में कला केंद्र और छंद रूप, जमशेदपुर में निहारिका, निशान, ड्रामेटिक एसोसिएशन, मंच आराधना,
कल्पना और अनुपमा। लोक संगीत, लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र। लोक संगीत। भारत के लोक संगीत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। क्या है? अत्यंत प्राचीन है। लोक संगीत लोकगीतों की आत्मा है। लोक संगीत क्या है? लोकगीतों की आत्मा है। भारतीय लोक जीवन का सुंदरतम प्रतिबिंब लोकगीत और लोक संगीत में दिखाई पड़ता है। लोकगीत सरल, सुंदर और संगीतमय होते हैं। लोक संगीत का कोई निर्धारित लिखित विधान नहीं है। इसके लिए कोई विशेष नियम भी नहीं बनाए गए हैं। भारत का लोक संगीत ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरा पड़ा है। जितने विविध क्षेत्र हैं, उससे भी अधिक तरह के नृत्यों, गीतों, वाद्यों में उस क्षेत्र की स्पष्ट विशेषता परिलक्षित होती है। राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में नृत्य गायन में वाद्य यंत्रों की निपुणता बेजोड़ होती है। प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश वाद्य यंत्रों का निर्माण इसके द्वारा स्वयं किया जाता है। राज्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में मुरली, बनम, ढोल, तुरही, मृदंग, नगाड़ा, शहनाई, ट्विला, भेर और मांदर आदि शामिल हैं। उपरोक्त वाद्य यंत्रों ने राज्य में नृत्य और गायन को एक अलग पहचान दी है। झारखंड में बाहर से आने वाले लोग तथा यहाँ पहले से निवास कर रहे लोगों के मध्य सेतु का कार्य नृत्य, गायन और एक दूसरे में समाहित होते चले गए। परिणामतः इनका मिश्रित स्वरूप भी अस्तित्व में आया। राज्य में लोक संगीत को मुख्य दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक जनजातीय लोक संगीत, दूसरी क्षेत्रीय लोक संगीत। जनजातीय लोक संगीत में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और उरांव आते हैं, जबकि क्षेत्रीय लोक संगीत में नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया आते हैं। उपरोक्त सभी भाषाओं के लोक संगीत की तुलना में नागपुरी लोक संगीत का क्षेत्र अधिक समृद्ध और विस्तृत है तथा इसके ऊपर दूसरे लोक संगीतों का प्रभाव पड़ा है। नागपुरी लोक संगीत काल और मौसम के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मौसमी। मौसमी में आते हैं फगुआ, उदासी, पावस और भदवाही। ये मौसमी लोक संगीत है। त्योहारी में कर्मा, जितिया, सोहराई और तीज आते हैं। तीसरा है संस्कार। इसमें देवी गीत, झंझाइन गीत और बिहा गीत आते हैं। नृत्य गीत के अंदर मर्दाना झूमर, जनाना झूमर, लुझरी, डमकच और खेमटा आते हैं। हम लोग जानेंगे मौसमी गीत के बारे में, जिसमें फगुआ होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है, जो पुरुषों द्वारा नृत्य एवं गायन किया जाता है। उदासी में गर्मियों के मौसम में गाया जाने वाला गीत है, जो भक्ति गीतों का गायन होता है। कम वाद्य यंत्रों की इसमें आवश्यकता होती है। किसमें? उदासी में। हम लोग पढ़ेंगे पावस को मानसून काल में पुरुषों द्वारा गायन किया जाता है। कब गाया जाता है? मानसून काल में, जो वर्षा ऋतु का वर्णन होता है पावस में। भदवाही, ये वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। त्योहारी गीत। कर्मा गीत कर्मा पूजा के अवसर पर स्त्रियों व पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक नृत्य गीत है। सोहराई गीत कार्तिक माह के सोहराई पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला नृत्य है। कौन माह में? कार्तिक माह में। जितिया गीत माताओं द्वारा अपने पुत्र के लंबे जीवन की कामना करते हुए गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत? जितिया गीत। तीज गीत तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है। संस्कार गीत देवी गीत माँ भगवती की स्तुति में गाया जाने वाला ये गीत है। महिला और पुरुष दोनों इसका गायन करते हैं। झंझाइन गीत संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बिहा गीत शादी ब्याह के अवसर पर गाया जाता है। सोहराई खेलनों
सुमंगली और कोहबर आदि बिहा के गीत के प्रकार होते हैं। नृत्य गीत। मर्दाना झूमर पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला नृत्य गीत है। झूमर राग में यह गीत कर्मा, तीज, जितिया, सोहराई आदि त्योहारों पर गाया जाता है। जनाना झूमर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप में किया जाने वाला नृत्य है। डोमकच, लुजरी, खेमटा आदि इसमें महत्वपूर्ण है। संथाल समाज में लोकगीत सर्वाधिक है। मौसम के अनुसार गाया जाने वाले गीतों में दोडई लोंगडे, सोहराय, मिनसार, बाहा, दनसाय, डाटा आदि प्रमुख है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गाथा गीत का गायन बड़े चाव के साथ किया जाता है। सभी प्रकार के रसों का समावेश गाथा गीतों में होता है। इस प्रकार के गायन के एक या दो मुख्य कलाकार होते हैं तथा शेष उसकी सहायता के लिए होते हैं। गीतों के रस के अनुसार लय, सुर और ताल में उतार चढ़ाव भी होते हैं। कृषि कार्यों में गीतों का उपयोग किया जाता है। खेत में हल चलाते वक्त, फसल बोते समय तथा फसल लेकर घर में आने के समय तक गीत गाए जाते हैं। जदूर, गिना, और जदूर, जरगा, जापी तथा कर्मा आदि मुंडारी भाषा के प्रमुख लोकगीत हैं। किसके? मुंडारी भाषा के। जदूर एक प्रकार का वसंत गीत होता है। यह बाग पर्व या सरहुल से संबंधित है। गेना और जदूर इसी के पूरक हैं, जो जदूर नृत्यों की एक रूपता में बदलाव लाने के लिए बनाए गए हैं। जापी नामक गीत फागुन में गाए जाते हैं। ये एक प्रकार की शिकार गीत होते हैं। कजली नामक गीत वर्षा ऋतु में पावस काल में गाया जाता है। प्राचीन तो कजली संयोग में भी वियोग की अनुभवजन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति का नाम है। कजली के अनेक प्रकार हैं, जिसमें टुनमुनिया, झूमर, बारहमासा, झूला गीत आदि प्रमुख है। भाई बहन के प्रेम की भावना तथा लोक गाथाओं की अभिव्यक्ति भी कजली लोकगीत से होती है। इसे कजरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1861 में W.G. ऑर्चर ने मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया है। किसमें? मुंडा दुरंग में। ठीक है। इसके द्वारा 3000 संथाली गीतों को होड़ सरन गीत संग्रह में संग्रहित किया है। संथाली गीतों को होड़ सरन गीत संग्रह में और मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया है। जदूर, गेना और जदूर मुंडारी गीतों की कर्मा, जरगा, जापी, जतरा और शादी ये मुंडारी गीतों की 8 भेद जगदीश त्रिगुणायत ने बतलाया है। जगदीश त्रिगुणायत ने कितने भेद बताए हैं मुंडा के? 8 भेद बताए हैं। लीलखोर से खेल नामक कुड़ुक पुस्तक में उरांव जाति की 26,000 गीतों का संग्रह है। कौन से ये में पुस्तक में? लीलखोर खेल नामक कुड़ुक पुस्तक में उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किया गया। कुड़माली समाज में सभी लोकगीत मौसमी होते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा गाए जाते हैं। पौष मास के पहले दिन से लेकर मकर संक्रांति तक टूसू गीत गाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के लोक नृत्य को। झारखंड सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण राज्य है। राज्य में लोक नृत्य का प्रदर्शन किसी विशेष त्योहार के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करता। अधिकांश नृत्य सभी महत्वपूर्ण त्योहारों और अवसरों जैसे कि मेहमान का स्वागत करना, मौसम बदलना आदि के दौरान किया जाता है। हम लोग जानेंगे सदानी लोक नृत्य को। सदान झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं। राज्य की सामाजिक संरचना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में सदान पर्व आदिवासी दोनों की संस्कृति साझा एवं एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की है। सदान समुदाय स्वदेशी संस्कृति से आवृत विभिन्न जातियों, धर्मों का समूह है।
सदान नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषाएं बोलते हैं। सदानों के लोक नृत्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे क्या फगुआ, डोमकच, लहसुआ, ठड़िया, डडेंगधरा, लुझरी, पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर, अगनई, मंडा, माठा, नाच, छऊ नृत्य, मैट कोड़इन, पैन काटन, उधवा तथा रसिर कर्रा आदि होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फगुआ को। फगुआ नृत्य का समय फाल्गुन एवं चैत महीने की मध्य होता है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। फागुन मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है, किंतु कहीं कहीं नर्तकी भी इसमें शामिल होती हैं। फगुआ में सभी रागों के गीतों पर नृत्य होता है। डोमकच, यह मुख्य रूप से स्त्री प्रधान नृत्य है, किंतु पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। महिलाएं नृत्य के लिए कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती है। डोमकच नृत्य में पहला नर्तकी के दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है तथा बजाने वाले अपने साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा दल इन गीतों की लड़ियां को दोहराता है। डोमकच नृत्य विवाह तय हो जाने के पश्चात वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में होता है। डोमकच खेलने वालों के लिए डोमकच हड़िया सदानों के घर में भी उठाया जाता है तथा खेलने वाले को डोमकच हड़िया प्रदान किया जाता है। लहसुआ चैत वैशाख, यह विशेष प्रकार का नृत्य है। अपनी पगड़ी पर मोर के पंख वादन दल द्वारा इस नृत्य में लगाया जाता है। सोकोई, टेटेंगा, फेचका, झाइल पकड़े हुए पुरुष दल के सदस्य बीच में नृत्य करते हैं। स्वागत समारोहों आदि में कलात्मक मुद्रा होने के कारण इसकी प्रस्तुति खूब होती है। लहसुआ जेठ माह में संपन्न होने के कारण जेठ लहसुआ कहा जाता है। इसमें महिलाओं तथा पुरुष कतारबद्ध होकर हाथों में हाथ जोड़े नृत्य करते हैं। लहसुआ अगहन, यह नृत्य भी लहसुआ नृत्य की एक प्रकार है। इसमें महिला तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य का मंचन अर्धरात्रि तक ही किया जाता है। इस नृत्यों में हाथों की एक दूसरे की पीठ की ओर से पकड़े हुए पंक्तिबद्ध होकर नृत्य किया जाता है। ठड़िया जिठवारी, महिला एवं पुरुष दोनों इस नृत्य में शामिल होते हैं। यह एक आनंद प्रदायक नृत्य है। बाएं से दाएं वृत्ताकार रूप में इस नृत्य में घूमा जाता है। सरहुल त्योहार के मौसम में यह नृत्य किया जाता है। किस मौसम में? सरहुल त्योहार के मौसम में। इस नृत्य में गीत की समाप्ति पर नर्तक उछलते हैं। हर कड़ी के खत्म होने पर हुर्र कहकर पुनः पद संचालन प्रारंभ हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे ठड़िया करम को। करम ठड़िया नृत्य में कुंवर ठड़िया के नाम से भी जाना जाता है। करम ठड़िया कुंवर ठड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य दाएं पद से प्रारंभ होकर दाईं ओर मुड़कर नाचा जाता है। इस नृत्य में गीतों के खत्म होने पर 3 कदम आगे तथा 3 कदम पीछे होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ठड़िया चैत वैशाख को। इस नृत्य में भाग लेने वाली महिलाएं पीछे की ओर एक दूसरे के हाथ पकड़े पंक्ति में नृत्य करती है। इस नृत्य में मांदर का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य अखरा किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे मर्दानी झूमर। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। मुख्य रूप से रात्रि में इस नृत्य की प्रस्तुति होती है। मर्दानी झूमर नृत्य का आयोजन ईद, जतरा और अन्य सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। राज्य में मुकुंद नायक इस नृत्य के मुख्य नर्तक माने जाते हैं। यह नृत्य खुले स्थानों पर किया जाता है। नृत्य करने वाले लोग पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं। ये सफ़ेद रंग की धोती कुर्ता पहने हुए होते हैं तथा रंगीन गमछी कमर में बंधी होती है।
पाँव में घुंघरू, सिर पर पगड़ी, उसमें मोर या बगुले के पंख लगे होते हैं। मर्दानी झूमर में मांदर, ढाक, नगाड़ा, वेदई, तुरही, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जनानी झूमर यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महिलाएं दलों में एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कदम से कदम मिलाकर इस नृत्य को करती है। गाने वाले, बजाने वाले तथा नाच रही महिलाओं के मध्य होते हैं। इन्हें घेर कर वृत्ताकार रूप में एक या अधिक दलों में महिलाएं नृत्य करती है। एक दल गीत उठाता है तथा दूसरा दल उसे दोहराता है। महिलाएं सामान्य रूप से सज धज कर इस नृत्य में शामिल होती है। आगे की महिला करताल लिए नृत्य का नेतृत्व करती है। नृत्य की मुद्राएं रागों के बदलने से बदल जाती है। बंगला झूमर राज्य के पंचपरगना एवं नागपुरी क्षेत्रों में बंगला झूमर नृत्य किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। महिला भी नर्तकी के रूप में इस नृत्य में शामिल होती है, किंतु ये पुरुषों से पृथक रहकर नृत्य करती है। अगनई महिलाओं द्वारा यह नृत्य घर के आंगन में किया जाता है। आषाढ़ महीने से प्रारंभ होकर यह नृत्य कार्तिक माह के देवोत्थान तक चलता है। पहिल साँझा, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधवा, लहसुआ, खेमटा, दणेधरा, ठरुआ आदि अग्नय नृत्य के ही प्रकार है। महिलाओं द्वारा यह नृत्य तीज, करम, जितिया, दशई आदि त्योहारों पर किया जाता है। नाच गान के मध्य में ताली का प्रयोग इस नृत्य में किया जाता है। इसमें मांदर मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। कली इसे नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में नर्तकी द्वारा खूब साज सज्जा की जाती है। कभी इस नृत्य में नगाड़े, ढाक, ढोल, मांदर, शहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। प्रायः श्रृंगार और भक्ति परक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग के गीतों की प्रधानता होती रहती है। इस नृत्य की प्रमुख नर्तकी को कली या खिलाड़ी कहा जाता है। इस नृत्य में कोई भी दर्शक सम्मिलित हो सकता है। इस नृत्य में दर्शक, वादक, गायक, नर्तक को अलग नहीं देखा जा सकता है। सभी इस नृत्य में सहभागी रहते हैं। कली या नर्तकी रास लीला की राधिका की भांति नृत्य के केंद्र में रहती है। अखड़ा के मध्य में यह नृत्य करती है। इसे चारों ओर से झुमराहा, बजनिया आदि घेरे रहते हैं। इसमें सामान्य महिला भाग नहीं लेती है। नटुआ नाच नटुआ नाच राज्य के पंचपरगनिया क्षेत्र में प्रसिद्ध है। लोक नृत्य है। ये नटुआ का शाब्दिक अर्थ नाचने वाला होता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में श्रृंगार और वीर रस का बेहतरीन संगम है। नाचने वाला सिर पर पगड़ी बांधकर उसमें पंख लगाकर नाचता है। पंचपरगनिया क्षेत्रों में कालगा के नाम से इस पगड़ी को जाना जाता है। पुराने समय में ही इस नृत्य की शुरुआत हुई। इस नृत्य में कलाकारों द्वारा कलाबाजी के माध्यम से बताया जाता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है। पाइका पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। राज्य के सदान एवं आदिवासी दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। मूलतः यह युद्ध नृत्य है। इसमें नाचने वालों के द्वारा बाएं हाथ में ढाल तथा दाहिने हाथ में दो धारी तलवार पकड़ा जाता है। चमकदार आकर्षण और झालरदार पोशाकें नर्तकों द्वारा पहनी जाती है। पगड़ी में मोर का पंख लगाया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें वीरता और साहस का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य विभिन्न अवसरों और उत्सवों पर किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया गया है। अशोक कश्यप के द्वारा इस नृत्य को भंडारी लोक नृत्य इसमें पढ़ेंगे जतुर। यह महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य तेजी के साथ किया जाता है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार दौड़ते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पैर के पद का संचालन
कलात्मक होता है। महिला एवं पुरुष इस नृत्य में लाल रंग की प्रधानता वाले कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक आभूषण धारण करते हैं। इस नृत्य की शुरुआत पुरुषों द्वारा की जाती है। पुरुषों के गाए गीत को महिलाएं झोंकती है और महीन पतले सुर में गाती हुई नृत्य करती है। नृत्य के दौरान आगे की महिलाओं के हाथ में गमछा लिए हुए होती है। गमछे को भाव के अनुरूप हिलाती डुलाती रहती। जदुर नृत्य सरहुल के समय किया जाता है, अन्य अवसरों पर इसका प्रदर्शन वर्जित रहता है। रांचा राज्य के खूंटी जिला क्षेत्र में यह नृत्य प्रचलित है। बरैया खेलना यह नाच भी इस नृत्य को कहा जाता है। कहीं कहीं इसे खरिया नाच भी कहा जाता है। यह नृत्य मंडा पर्व के में जागरण के दौरान किया जाता है। इसमें मांदर तथा घंटी का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में भाग लेने वाली महिलाएं नर्तक वादक गायक को पीछे हटाते हुए नृत्य करती है। पुरुष महिलाओं के आगे अपनी ओर आते देख पीछे हटते हैं। पुरुष वर्ग अपने हाथों में लाठी, बलुआ, ढेल फोड़ा, दौली, बांस आदि पकड़े रहते हैं। संथाली लोक नृत्य संथाल अग्नेय परिवार का सबसे बड़ा समूह है। संथाल समुदाय के नृत्य वर्ष पर्यंत, ऋतु पर्यंत के साथ पर्वों तथा त्योहारों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। कृषि कार्य की व्यवस्था के कारण केवल सावन भादों के महीने में नृत्य संगीत बंद रहता है। डाहार, दोहा, दोंगेड़, अषाढ़िया, शिकारी, दंसन, सोहराय, दो सभी सकरात आदि इसके प्रमुख नृत्य। डाहार यह माघ के महीने में किया जाने वाला नृत्य है। इसे लांगड़े नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगड़े नृत्य भी कहा जाता है। माघ बांगा पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। मांदर, नगाड़ा, तुरही, ढाक, चोड़चोड़ी, घंटी आदि इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख वाद्य है। महिला तथा पुरुष दोनों सामूहिक रूप से इस नृत्य में भाग लेते हैं। गांव के अखड़ा में यह नृत्य संपन्न होता है। बाहा फाल्गुन महीने में बाहा या सरहुल पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। महिला एवं पुरुष सामूहिक रूप से इस नृत्य में भाग लेते हैं। जाहिर या सरना स्थल में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में मांदर, नगाड़ा, ढाक, तुरही आदि का प्रयोग किया जाता है। दोहा नृत्य यह नृत्य वैशाख महीने में शादी ब्याह के अवसर पर घर के आंगन में किया जाता है। इसे दारामदान नृत्य भी कहा जाता है। विवाह संपन्न होने तक वर एवं वधू दोनों के घर में नृत्य चलता रहता है। सोहराय नृत्य मवेशियों के लिए मनाए जाने वाले त्योहार सोहराई के दौरान यह नृत्य किया जाता है। गाय तथा गौशाला की इसमें पूजा होती है। मांदर, नगाड़ा, ढाक आदि बजाकर गांव के चौराहे या घरों के आंगन में यह नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। सकरात नृत्य मांदर, नगाड़ा, टमक, घंटी आदि के साथ पुरुषों द्वारा पूष मास के अपने अपने घर के चौखट पर पूजा करने के पश्चात घर घर जाकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिला एवं पुरुष एक दूसरे से जुड़कर वृत्ताकार रूप में अखड़ा में नृत्य करते हैं। संथाली नृत्यों का पद संचालन कलात्मक होता है। दोंगेड़ नृत्य यह नृत्य जेठ के महीने में किया जाता है। यह नृत्य पूर्ण रूप से संथाली पुरुषों द्वारा किया जाता है। सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल तराई में यह नृत्य किया जाता है। पुरोहितों द्वारा इस नृत्य से पूर्व पर्वतों पर पूजा की जाती है। दंसय दशहरे के अवसर पर गुरु और शिष्य के मध्य यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष वर्ग ही महिलाओं का रूप धारण करता है। महिलाओं के आभूषण एवं वस्त्र पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। यह जनजातियों की परंपरागत नृत्य शैली है। इसे संथाल जनजाति द्वारा दशहरे के पहले दिन से लेकर विजयादशमी तक किया जाता है। करताल में विशेष ताल इस नृत्य में इस्तेमाल की जाती है। प्रारंभ में पुरुष इस नृत्य में वाद्य पर संगीत करते थे तथा महिलाएं
नृत्य करती थी। शिकारी नृत्य तीव्र पारंपरिक वाद्य के साथ केवल पुरुष वर्ग द्वारा भादो महीने के अंत में किसी पेड़ के नीचे निश्चित तिथि को शिकारी नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता है। जामताड़ा त्योहार के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। छोसमी नृत्य छोसमी नृत्य का आयोजन अगहन के महीने में किया जाता है। मांदर, घंटी, नगाड़ा, टमक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस नृत्य में किया जाता है। जाहिर स्थान में इस नृत्य को किया जाता है। लांगड़े गीत का गायन इस नृत्य के दौरान होता है तथा नृत्य की प्रस्तुति उसी प्रकार से की जाती है। आषाढ़िया नृत्य आषाढ़ के महीने में इस नृत्य का आयोजन होने के कारण इसे आषाढ़िया नृत्य कहते हैं। जाहिर या सरना स्थान पर इस नृत्य को किया जाता है। तीव्र वाद्य यंत्रों की सहायता से नृत्य में लांगड़े संगीत की प्रस्तुति होती है। हो नृत्य राज्य के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति का निवास क्षेत्र है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है तथा ये मुंडा परिवार की भाषा बोलते हैं। इस जनजाति में योद्धा जनजाति के रूप में जाना जाता है। माघे, बाल नृत्य, हेरो, जोमनामा, दनसय, सोहराय आदि हो नृत्य राज्य के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति का निवास क्षेत्र है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है तथा यह मुंडा परिवार की भाषा बोलते हैं। इस जनजाति समूह में योद्धा जनजाति के रूप में जाना जाता है। माघे, बा नृत्य, हेरो, जोमनामा, दनसय, सोहराय आदि त्योहार हो जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। माघे नृत्य यह महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा सामूहिक लोक नृत्य है। आपस में जुड़कर महिलाएं तथा पुरुष पंक्ति में नृत्य करते हैं। माघे नृत्य में पहले नृत्य किया जाता है, फिर गीत गाया जाता है। इसके बाद वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। महिलाएं नृत्य प्रारंभ करती है। आगे पीछे अगल बगल होकर मध्यम एवं तीव्र गति में नृत्य चलता है। इसमें हाथ से हाथ जोड़कर या एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य में जुड़ते चले जाते हैं तथा एक पंक्ति में नृत्य किया जाता है। बा नृत्य सरहुल के अवसर पर होने वाले इस नृत्य में महिलाएं एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। इस नृत्य में पुरुषों एवं महिलाओं के अलग अलग दल होते हैं। इस नृत्य में ये दोनों दल आपस में जुड़कर नृत्य नहीं करते हैं। इसमें नृत्य के साथ गीत भी चलता है। मांदर, नगाड़ा, ढाक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस नृत्य के दौरान किया जाता है। जोमनामा यह नृत्य नई फसल ग्रहण करने के उपलक्ष्य में किया जाता है। महिलाएं एवं पुरुष दोनों इस नृत्य में शामिल होते हैं तथा सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। मांदर, नगाड़ा, बनम आदि वाद्य यंत्रों का इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नृत्य करती महिलाएं कभी आगे पीछे तो कभी वृत्ताकार रूप में घूम घूम कर एक दूसरे से पंक्ति में जुड़कर नृत्य करती है। इसके मध्य नृत्य करने वाले तथा वाद्य यंत्र बजाने वाले पुरुष होते हैं। इस नृत्य में गति कभी धीमी तो कभी मध्यम होती। दनसय नृत्य यह नृत्य दशहरे के समय किया जाता है। इसमें नाचने वालों के द्वारा अपने हाथों में छोटे छोटे डंडे लेकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के साथ गीत भी गाए जाते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रत्येक घर के आंगन में घंटा, ताल, कटोरा आदि बजाते हुए ये नृत्य करते हैं। प्रत्येक घर से अनाज इन नृत्य कर रहे लोगों को दिया जाता है। हेरो नृत्य धान बोने के मौसम खत्म होने के बाद यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं तथा पुरुष दोनों इस नृत्य में शामिल होते। खड़िया नृत्य खड़िया समाज में अग्नि परिवार का भाग है, परंतु मुंडा संथाल हो परस्पर जितने करीब होते हैं उतने खड़िया नहीं है। इनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पृथक अस्तित्व है। खड़िया लोगों के नृत्य, संगीत, मौसम और अवसर विशेष के अनुरूप वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं। इसके नृत्यों में सामूहिकता की प्रकृति विद्यमान होती है। हारियो, किन्भरा, हल्का, कुजडी, डोयोर, जदुरा, जेठ, लहसुआ, कुंवार, अघनी, जेठवारी, ठरिया, करम, ठरिया, जेठवारी, टोइला, जेठवारी, अगनई, चैत वैशाख ठरिया एवं चैत वैशाख लहसुआ आदि इसके प्रमुख त्यौहार हैं।
हारियो नृत्य। प्रत्येक गांव से लोग माघ महीने में नृत्य के लिए जतरा आते हैं। यह मुख्य रूप से युवाओं का जतरा नृत्य है। यह नृत्य महिला एवं पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करते हैं। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर महिलाएं इस नृत्य के साथ जुड़ जाती है। यह तीव्र गति का नृत्य वृत्ताकार दौड़ते हुए किया जाता है। इस नृत्य को करते समय लोग झूमते एवं दौड़। किन्नर नृत्य। यह नृत्य फाल्गुन के महीने से लेकर वैशाख के महीने तक चलता है। घर के आंगन में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य वृत्ताकार रूप में झूम झूम कर किया जाता है। कलात्मक ढंग से मांदर बजाते हुए वाद्य नृत्य करता है। इस नृत्य में नाच रही महिलाएं दो भागों में बंटकर आमने सामने आ जाती है तथा नृत्य करती है। पुरुष वादक गायक और नर्तक के मध्य रहते हैं। हल्का नृत्य। महिला और पुरुष दोनों दलों में पृथक रूप से यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में एक दल उठाता है तथा इसके समाप्त होते ही दूसरा दल गीत उठाकर नृत्य करता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। महिलाएं एक दूसरे के साथ हाथ से जुड़ी होती हैं। सभी उम्र के महिला एवं पुरुष इस नृत्य में सम्मिलित होते हैं। इस नृत्य में पांडु गीत गाया जाता है। इसे चरवाहे की थकान मिटाने के नृत्य का भी गीत कहा जाता है। इस नृत्य में गीत गाने के समय में नाचने वाले दोनों दलों वृत्ताकार रूप में फैल जाते हैं तथा लंबी एवं छोटी कद के से नृत्य। जतरा नृत्य। जतरा नृत्य कभी वृत्ताकार रूप में तो कभी अर्धवृत्ताकार रूप में किया जाता है। नाचने वाले कभी इस नृत्य में अपने पैरों को कभी झुलाते हैं तो कभी उठाते हैं। कुड़ीढींग के नाम से भी इस नृत्य को जाना जाता है। युवक युवतियां एक दूसरे से जुड़कर कतार में नृत्य करती है। नृत्य कर रही युवतियां एक दूसरे के कंधे पर भी हाथ रखकर कतार से जुड़ी हुई रहती है। इंद्र जत्रा नृत्य। यह नृत्य आश्विन मास में किया जाता है। ठड़िया, लहसुआ और राटा नामक 3 श्रेणियों में इस नृत्य को विभाजित किया गया है। आपस में जुड़कर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते हैं तथा लहसुआ में गाते हैं। राटा नृत्य में आगे पीछे खड़े होकर हाथों में एक दूसरे की भुजाओं को पकड़े हुए वृत्ताकार रूप में उछलते हुए नृत्य करते हैं। डोयोर नृत्य। यह नृत्य मुख्य रूप से युवाओं द्वारा किया जाता है। इसे हल्का नृत्य का दूसरा रूप भी कहा जाता है। नाचने वालों द्वारा अपने अपने कंधों पर लकड़ी या डंडा रखना इस नृत्य की विशेषता है। लंबी कतार में एक दूसरे के हाथों को पकड़कर यह नृत्य किया जाता है। यह सर्पाकार गति का नृत्य है। जदुरा नृत्य। महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा समान रूप से यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में झुकने की मुद्रा अलग होती है। पद का संचालन समान रूप से होता है। इस नृत्य में नाचने तथा बजाने वालों के पैर एक साथ उठाते तथा गिराते हैं। कभी कभी केवल महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। जेठ लहसुआ। खड़िया एवं युवा अखड़ा में जमा होकर मांदर की ताल पर जेठ माह की रात्रि में यह नृत्य करते हैं। पंक्तिबद्ध महिला तथा पुरुष हाथों में हाथ जोड़कर यह नृत्य करते हैं। नाचने वालों के मध्य में नृत्य करता हुआ वादक नृत्य करता है। इस नृत्य में गीत को खत्म होने पर नाचने वाले उछलकर अपने आप को छाड़ते हैं। कुंवर अगहन लहसुआ नृत्य। लहसुआ नृत्य के समान ही ये नृत्य होता है। महिला पुरुष सामूहिक रूप से इस नृत्य में भाग लेते हैं। इस नृत्य में हाथों को एक दूसरे की ओर पकड़े हुए पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को अर्धरात्रि तक ही किया जाता है। नागपुरी और सादरी गीतों के साथ पर्व त्योहारों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। जेठवाड़ी ठड़िया नृत्य। सभी उम्र के स्त्री पुरुष इस नृत्य में शामिल होते हैं। बाएं से दाएं वृत्ताकार रूप में इस नृत्य को किया जाता है। करम ठड़िया नृत्य। कुंवर ठड़िया के नाम से भी इस नृत्य को जाना जाता है। एक लय, ताल, राग में झुककर झूम झूम कर सभी युवा अखड़ा में नृत्य करते हैं।
दाएं पद से नृत्य को प्रारंभ किया जाता है और दाईं ओर मुड़कर नाचा जाता है। गीतों के खत्म होने पर 3 कदम आगे तथा 3 कदम पीछे होते हैं। जेठवारी ठोइला नृत्य। सभी उम्र के स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इस नृत्य में भाग लेते हैं। इस नृत्य में नर्तकों का दल कतार में जुड़कर सर्पिल गति से नृत्य करता है। कभी कभी वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार रूप में भी नृत्य चलता है। मादर वादक वादन करते हुए कलात्मक ढंग से नृत्य करता है। यह तेजी से किया जाने वाला नृत्य है। इसमें एक साथ उछल उछल कर सभी एक साथ जमीन पर पांव पटकते हैं। जेठवारी अग्नयी नृत्य। यह भावनात्मक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक एवं दर्शक दोनों आत्मविभोर हो जाते हैं। सभी नाचने वाले मांदर वादक के कलात्मक ताल और नृत्य की रस में डूब जाते हैं। नृत्य करने वाले तथा गाने वालों के मध्य में वादकों का समूह होता है जो इन्हें अपने ताल से जोड़े रखता है। बाएं पैर के बाद दाहिने पैर को इस नृत्य में उठाया और गिराया जाता है। चैत वैशाख ठड़िया। पीछे की ओर एक दूसरे का हाथ पकड़े कतार में महिलाएं यह नृत्य करती है। आगे झुककर इस नृत्य में आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य में गीत की समाप्ति पर तेजी से आगे बढ़ा जाता है और फिर अचानक पीछे मुड़ा जाता है। इस नृत्य का वाद्य यंत्र मांदर होता है। मन को लालच देने वाला यह नृत्य अखड़ा में किया जाता है। चैत वैशाख लहसुआ। यह एक मनोहारी नृत्य है। इस नृत्य में वादक दल द्वारा अपनी पगड़ी पर मोर पंख लगाया जाता है। सेकोटा, टेटेंगा, फेचका, झाइल पकड़े हुए पुरुष दल के लोग मध्य में नृत्य करते। महिलाएं पीठ की ओर से हाथ पकड़कर एक साथ जुड़ी रहती है। कमर लचकाकर महिलाएं जब बैठती है तब वादक भी इसका साथ देते हुए बैठते हैं। स्वागत समारोह आदि में इस नृत्य की प्रस्तुति इसकी कलात्मकता के कारण होती है। उरांव लोक नृत्य। उरांव जनजाति के नृत्य गान वर्ष पर्यंत हर्षोल्लास के साथ चलते रहते हैं। इनके समाज में कुड़ुक गीतों के अलावा नागपुरी नृत्यों गीतों की भी परस्पर भरमार होती है। फग्गू खद्दी, जदीरा, खड़िया, जेठवारी, खा, करम, तुसगु, डोमकच, झूमर आदि उरांव जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फग्गू खद्दी। यह नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है। सरहुल त्योहार की प्रतीक्षा में यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं इसमें पीठ की ओर से हाथों से हाथ पकड़कर जोड़ती है। प्रारंभ में यह नृत्य धीमी गति से किया जाता है। फगनाही, फग्गू, खद्दी, ढोल, टुंडा आदि राग इस नृत्य में प्रयोग किए जाते हैं। हुर्रे की ध्वनि नृत्य की समाप्ति में निकाली जाती है। डोडोंग नृत्य। इस नृत्य में मांदर का विशेष उपयोग होता है। इसे जदुरा नृत्य का ही उरांव संस्करण कहा जाता है। डोडोंग नृत्य में नर्तक दो पंक्ति में तथा पूरी लंबाई में अगल बगल खड़े हो जाते हैं। इस नृत्य में नर्तक के सामने वाले कंधे पर एक हाथ रखता है तथा दूसरा हाथ झुलाता रहता है। यह क्रम बदलता रहता है। कंधे पर कभी बायां तो कभी दाहिना हाथ रखा जाता है। पद का संचालन भी इसी क्रम में होता है। खेल लझेर लझेर की ध्वनि की इस नृत्य के दौरान निकाली जाती है। पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, चटनी आदि राग इसी नृत्य के राग हैं। धुड़िया नृत्य। इसे धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में बायां हाथ सामने वाले के दाएं कंधे पर तथा दाहिना हाथ एक गति एक लय से झुलाता है तथा यह क्रम बारी बारी से चलता रहता है। इस नृत्य में भी दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है और दूसरा नाचता है।
वृत्ताकार रूप में घूमते नाचते गीत की अंतिम कड़ी पर मांदर की ताल संकेत देती है। मांदर के पलटी मारते ही हो हायरल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है। गीतों का अंत होते ही नाचने वाले दोनों पैरों से उछल पड़ते हैं और मांदर की तुंग ध्वनि के साथ समूह में हुस कहा जाता है। धुड़िया सुरगुजिया नृत्य कंधे पर हाथ रखने वाली शैली और हाथ झुलाने की प्रक्रिया इस नृत्य में भी अपनाई जाती है। पद का संचालन शुरू करते ही नृत्य प्रारंभ हो जाता है। हो हारलन रे कहकर लंगड़ी चाल नृत्य की समाप्ति पर चलाना पड़ता है। गीत की कड़ी खत्म होने पर हाथ आगे वाले की कमर में चली जाती है और तब कदमों पर नृत्य का रूप तेज हो जाता है। अंतिम कड़ी में पंजों के बल बैठ जाती है और फिर झटके से उठकर हो हायरल रे कहती हुई नृत्य में लड़कियां मग्न हो जाती हैं। छेछाड़ी नृत्य फग्गू खद्दी की तरह पंक्ति में आपस में जुड़कर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में भी दायां पैर हो हायरले कर उठाया जाता है। तोतकाना की क्रिया इसके पश्चात होती है। इसके बाद पद संचालन की कलात्मकता से नृत्य में गति आ जाती है। धुड़िया टुंटा नृत्य यह नृत्य धुड़िया नृत्य के समान ही होता है। इन दोनों में अंतर केवल एक बात का होता है कि आरंभ और अंत में बीच के पद का संचालन भिन्न होता है। इसमें से झुकना, पीछे हटना तथा सीधे खड़े होते हुए नृत्य किया जाता है। देशवाड़ी नृत्य महिलाएं अंगुलियां फग्गू कर आपस में इस नृत्य से जुड़ती है। इस नृत्य में कुछ पुरुष भी शामिल होते हैं। इसमें पद संचालन की क्रिया अलग होती है। खद्दी लुढ़की नृत्य यह नृत्य काफ़ी हद तक धुड़िया नृत्य से मिलता जुलता है। इसमें झुक झुक कर नृत्य किया जाता है। गीत की प्रमुख कड़ी पर आगे बढ़ते हैं तथा दूसरी कड़ी पर इस नृत्य में पीछे लौटा जाता है। जेठवाड़ी ठाड़िया नृत्य इस नृत्य में मटकते हैं तथा गीत की समाप्ति पर उछलते हैं। इसे डोयरी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य झुक झुक कर तथा सर्पिल गति का होता है। इस नृत्य में मटकते हैं तथा गीत की समाप्ति पर उछलते हैं। इसे डोयरी नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में झुक झुक कर तथा सर्पिल गति का होता है। तुसगो नृत्य करम त्योहार बीतने के पश्चात यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य गीत गंभीर और धीमा होता है। सभी उम्र के लोग इस नृत्य में शामिल होते हैं। पद संचालन के क्रम में झुकना, सरकना, झटका देना, घुटना झुकाना, पैरों को फेंकना पड़ता है। गीत भी कड़ियों में सीधे हो जाते हैं। करम नृत्य करम पूजा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। उरांव समाज में यह नृत्य भादो, आश्विन और कार्तिक तक चलता रहता है। सामान्यतः कर्मा त्यौहार सितंबर के महीने में आता है। कर्मा त्यौहार के अवसर पर युवक युवतियां का समूह पूरी रात नृत्य करता है। अखरा में करम वृक्ष की 3 डालियों को गाड़ दिया जाता है और पूरी रात इसके चारों ओर नृत्य गीत चलता रहता है। छऊ नृत्य छऊ लोक नृत्य झारखंड राज्य के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्ववर्ती छोटानागपुर क्षेत्र में सदियों से इस नृत्य की सरायकेला के छऊ नृत्य का इतिहास सदियों पुराना है। लोक जीवन से जुड़े इस नृत्य में कलाकारों की भाव भंगिमा, लय, ताल और उमंग देखते ही बनता है। छऊ नृत्य भाव भंगिमा और नृत्य का मिश्रण है। इसमें युद्ध की तकनीक विशेष रूप से दिखाई जाती है। साथ ही रामायण और महाभारत की कथाओं को इस नृत्य के माध्यम से किया जाता है। छऊ नृत्य परंपरागत लोक संगीत की धुन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के साथ प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्रों में तरह तरह के ढोल, धुमसा और खरका के साथ मोहरी एवं शहनाई भी शामिल है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रीय त्योहारों में यह लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में यह नृत्य खुले मैदानों में किया जाता है। इस नृत्य शैली में मुखौटों का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है।
मुखौटे के माध्यम से यह नृत्य में देवताओं और शत्रुओं में अंतर पता चलता है। छऊ नृत्य के 3 प्रकार हैं: सरायकेला छऊ नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य, मयूरभंज छऊ नृत्य। युद्ध जैसी चेष्टाओं और तेज लयबद्ध कथन और स्थान का गतिशील प्रयोग छऊ नृत्य की विशेषता है। कुछ विद्वानों के अनुसार छऊ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में छाया शब्द से हुई है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार छावनी शब्द का प्रयोग छऊ की उत्पत्ति हुई है। उपरोक्त दोनों ही शब्दों का प्रयोग छऊ नृत्य के लिए किया हुआ है। मुख्य रूप से छऊ नृत्य की 2 श्रेणियां होती है: छतियार श्रेणी और कालीभंग श्रेणी। छतियार श्रेणी में वीर रस की प्रधानता होती है और कालीभंग श्रेणी में श्रृंगार रस की। इस नृत्य मुख्य रूप से छऊ की 2 श्रेणियां हैं, एक छतियार श्रेणी और कालीभंग श्रेणी। छतियार श्रेणी में वीर रस की प्रधानता होती है और कालीभंग श्रेणी में श्रृंगार रस की। इस लोक नृत्य में मुख्य रूप से पुरुष ही भाग लेते हैं। सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता के पूर्व 1938 ईस्वी में सरायकेला छऊ नृत्य का विदेशों में प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात ही मयूरभंजी छऊ और पुरुलिया छऊ ने अपने आप को विदेशी रंगमंच तक पहुंचाया। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। वर्ष 1941 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष इस नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। इस नृत्य के 6 कलाकारों को पद्मश्री सम्मान से भी प्राप्त हुआ है। ये कलाकार शुभेंद्रु नारायण सिंह देव, दूसरा केदारनाथ साहू, श्यामा चरणपति, मकरध्वज दारोगा, पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी। सरायकेला के राजकुमार शुभेंद्रु नारायण सिंह देव को छऊ नृत्य शैली को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। 1960 ईस्वी में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ सरायकेला शैली एवं खरसावां शैली के नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। छऊ नृत्य के पुरुलिया मानभूम शैली के संरक्षण और विकास हेतु वर्ष 2011 में सिल्ली में राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई है। गुरु शशिधर आचार्य को अपने असाधारण योगदान के लिए 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये सरायकेला के रहने वाले हैं। सुप्रसिद्ध छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक पहुंचाने वाले शशिधर आचार्य सरायकेला छऊ नृत्य के इतिहास में एक जाना माना चेहरा है। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र को। नृत्य, गीत और संगीत का राज्य के निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब में कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार, नृत्य, उत्सव आदि के अवसर पर इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये वाद्य यंत्र राज्य की संस्कृति की प्रमुख पहचान है। इन वाद्य यंत्रों का निर्माण स्थानीय स्तर पर सुगमता से उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जाता है। राज्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तंतु वाद्य, यानी तार को रगड़ने अथवा छेड़ने से उत्पन्न ध्वनि। केंद्रीय वाद्य एकतारा, सारंगी, ट्विला, भुआंग है। सुशिर वाद्य, यानी मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र। ये हैं आरबासी, बांसुरी, सनाई, शिंगा निशान, शंख, मदन भेरी। फिर है अवनंद वाद्य, यानी चमड़े से निर्मित पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य। इसमें है मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, ताशा, जूड़ी नगाड़ा, ढप, चांगू, खंजरी, डमरू आदि। फिर है घन वाद्य, धातु से निर्मित सहायक वाद्य। ढाल, झांझ, करताल, घंटा, ताल, मदिरा, काठी आदि। तंतु वाद्य, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों में तांत या तारों से आवाज निकलती है।
उंगली कमाने या लकड़ी के आघात से बजाए जाने वाले इन वाद्यों में केंद्री, एकतारा, सारंगी, ट्विला आदि प्रमुख है। केंद्रा। हिंदुस्तानी संगीत में जो स्थान सारंगी को प्राप्त है, वही स्थान राज्य के स्थानीय संगीत में केंद्रा को भी प्राप्त है। इस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, झारखंडी वायलिन किसे कहते हैं? तो आंसर है केंद्रा को। इसका तुम्बा कछुए की खाल या नारियल के खोल से बनाया जाता है। बाएं या लकड़ी का दंड इस तुम्बा से संलग्न रहता है तथा इस पर 3 तार लगे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का वादन एकल गीतों के साथ किया जाता है, क्योंकि मांदर, नगाड़ा, ढाक आदि वाद्य यंत्रों के साथ बजाए जाने पर केंद्री का स्वर गौण हो जाता है। बनम या बानाम। यह सारंगी के समान वाद्य यंत्र है। इसके ऊपर का भाग पतला होता है तथा नीचे की ओर मोटा होता जाता है। इसकी आकृति लंबे मुदगर के समान होती है। इस वाद्य यंत्र में घोड़े की पूंछ की बाल को तार या रस्सी के साथ बांधा जाता है। बांस या लकड़ी से बने धनुष, जिस पर घोड़े की पूंछ के बालों की रस्सी बंधी होती है, इसे बनम को बजाया जाता है। जनजातीय समाज में विशेष अवसरों पर यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भुआंग। जनजातीय समाज में पर्व त्योहार के अवसर पर बजाया जाने वाला महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है भुआंग। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से दशहरा के अवसर पर बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र की आकृति धनुष के समान होती है। भुआंग एक तारा जाति का वाद्य यंत्र है। बड़े कद्दू के खोल से बने भुआंग के ऊपर लकड़ी का एक कलात्मक फ्रेम लगा रहता है। यह डमरू के आकार का होता है। इसके ऊपरी भाग पर यू आकार का बना होता है। कौन आकार? यू आकार बना हुआ होता है, जिसके दोनों सिरे को लता से बनी रस्सी से बांध दिया जाता है। इस रस्सी को धनुष की तरह खींच खींच कर छोड़ा जाता है। इससे भुआंग बुआंग की ध्वनि निकलती जाती है। यह संथाल समुदाय का प्रिय वाद्य यंत्र है। ट्विला। यह कोमल स्वर वाला वाद्य यंत्र है। ट्विला का प्रयोग झूमर, टूसू, करम, बांधना आदि गीतों के लिए किया जाता है। यह एक स्वर प्रधान और कठिन शैली का वाद्य यंत्र है। 4 फीट की खोखली लाठी का प्रयोग ट्विला के निर्माण में किया जाता है। लाठी के मोटी भाग पर लौकी के सूखे हुए आधे खोल को जड़ दिया जाता है, जबकि कटे हुए आधे भाग के अंदर रेशम के मोटे धागे से धातु का छल्ला कर दिया जाता है। इस धागे को खोखली लाठी के दूसरे सिरे पर 2-3 स्थान पर बांध दिया जाता है। वादक ट्विला को एक साथ हाथ से सीने से सटाए रखता है तथा दूसरे हाथों की उंगली से रेशम के धागे को रगड़ता है। एक तारा। इस वाद्य यंत्र को गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है। किस यंत्र? गुपी यंत्र। इसमें एक ही तार लगा होता है। इस वाद्य यंत्र को झारखंड में अक्सर साधुओं एवं फकीरों के पास देखा जाता है। एक तारा के नीचे का हिस्सा खोखली लौकी या लकड़ी का बना होता है और इसका मुंह चमड़े से ढका होता है। इसके दोनों ओर से बांस की 3 फुट लंबी खपचियां जुड़ी रहती है। बांस के ऊपरी हिस्से में एक लकड़ी की खुट्टी रहती है। नीचे से ऊपर की खुट्टी तक तार बंधा होता है। तार और खुट्टी के सहारे ही कसा रहता है। तर्जनी में पीतल या तांबा का त्रिकोण पहनकर उसे तारों को छेड़ा जाता है। बाएं हाथ से बांस की खपचियों को दबाकर स्वर में उतार चढ़ाव लाया जाता है। एक तारा की सहायता से आध्यात्मिक और भक्ति भाव गीत गाए जाते हैं। सारंगी। सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो गति के शब्दों और अपनी धुन के साथ इस प्रकार से मिलाप करता है कि दोनों की तारतम्यता देखते ही बनती है। सारंगी मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम सारिंदा है। क्या है? सारिंदा, जो कालांतर में सारंगी हुआ। इस वाद्य यंत्र की बनावट बनम या बानम के समान होती है।
अंतर केवल इस बात का होता है कि इसका आधार और ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। इसके आधार की ओर से गोद में रखकर ऊपर भाग को कंधे पर रखकर कमाने से बनाया जाता है। इसके स्वर को नियंत्रित करने के लिए उंगलियों की नाखूनों को तारों पर आगे पीछे रखना होता है। हम लोग पढ़ेंगे सुशीर वाद्य को। इसके अंतर्गत मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को रखा जाता है। इस श्रेणी में बांसुरी, शहनाई या सानाई, श्रृंगार, निशान, शंख या मदन भेरी आदि आते हैं। बांसुरी बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र माना जाता है। यह प्राकृतिक बांस से बनाया जाता है, इसलिए इसे बांसुरी भी कहा जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। सबसे अच्छी बांसुरी डोंगी बांस से बनाई जाती है। यह बांस पतला और मजबूत होता है। बांसुरी की में कुल 7 छिद्र होते हैं। सबसे ऊपर वाले छिद्र में फूंक भरी जाती है तथा अन्य छिद्र अलग अलग आवाज़ निकालने का कार्य करते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में बांसुरी के ऊपर के छिद्रों को दाएं हाथ की 4 अंगुलियों से बंद किया जाता है। सनाई झारखंड में बांसुरी की भांति सनाई या शहनाई लोकप्रिय है। इस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल वाद्य भी कहा जाता है। पर्व, त्योहार, पूजा पाठ तथा शादी ब्याह के अवसर पर इसका वादन होता है। साथ ही छऊ, पाइका तथा नटुआ आदि नृत्यों में भी इसे बजाया जाता है। 10 इंच लंबे शहनाई में लकड़ी की नली होती है तथा इसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के सक्रिय सिरे पर विशेष प्रकार की पत्तियों और दलदली घासों से डैने के आकार की बनी 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। सिंगा यह वाद्य यंत्र भैंसों के सींग से बनाया जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नाच में किया जाता है। पशुओं का शिकार करते समय खदेड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पशुओं की चरवाही करते समय पशुओं पर नियंत्रण करने के लिए इसे बजाया जाता है। सिंगा वाद्य यंत्र के 2 सिरे होते हैं, एक नुकीला तथा दूसरा चौड़ा। इस नुकीले सिरे से फूंक मारी जाती है। सिंगा का चौड़ा सिरा आगे की ओर मुड़ता रहता है। शंखवा यह भैंस की आकृति वाले सींगों को छीलकर बनाया जाता है। नुकीले ठोस भाग में छिद्र कर फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। शंखवा को संथाल समाज का छोटा नरसिंहा बोला जाता है। छोटा नरसिंहा किसे बोला जाता है? शंखवा को। यह 15 इंच से लेकर 2 फीट लंबी होती है। विशेष मौके पर बजाया जाने वाला यह वाद्य यंत्र अब कम ही देखने को मिलता है। मदन भेरी मदन भेरी एक सहायक वाद्य है। ढोल, शहनाई, बांसुरी आदि के साथ इसे बजाया जाता है। छऊ नृत्य, विवाह समारोह के अवसर पर इसे बजाया जाता है। इसमें लकड़ी की सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। 4 फीट लंबे इस वाद्य में कोई छिद्र नहीं होता है, इसलिए फूंक मारने पर इससे एक ही स्वर निकलता है। आगे पढ़ेंगे औनद्य वाद्य को, जो पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। औनद्य वाद्य पीट कर बजाए जाने वाले चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं। झारखंड में चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्रों की संख्या अधिक है। इसको ताल वाद्य भी कहा जाता है। औनद्य वाद्य में मुख्य एवं सहायक दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। मांदर, ढोल, ढाक, डमरू आदि मुख्य ताल वाद्य हैं, जबकि धमसा, कारहा, ताशा, जूड़ी, नगाड़ा आदि गौन या सहायक ताल वाद्य हैं। मांदर राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्राचीन वाद्य यंत्र मांदर है। सभी समुदायों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण मिट्टी के द्वारा किया जाता है। यह अंदर से खोखला होता है। यह गोलाकार वाद्य यंत्र के दोनों तरफ से खुले मुंह बकरे की खाल से ढके होते हैं। ढांचा के ऊपर गोलाकार चमड़े की रस्सी कसी होती है। मुंह की खालों को कसने के लिए चमड़े की वेनी का प्रयोग किया जाता है। मांदर का दाहिना मुंह छोटा और बायां मुंह चौड़ा होता है। छोटे मुंह वाली खाल का विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है, जिस कारण
जिसे किरण कहा जाता है। इसी लेप के कारण मांदर की आवाज़ गूंजती है। नृत्य के दौरान मांदर बजाने वाला भी झूम उठता है। इस वाद्य यंत्र को ढोलक के समान गले में टांगकर दोनों हाथों की हथेलियों एवं अंगुलियों से बजाया जाता है। मांदर को राज का वाद्य कहा जाता है। किसे? राजवाद्य क्या है? मांदर। अलग अलग जाति समाज में अलग अलग आकृति व आकार के मांदर होते हैं। नगाड़ा, इसे प्रथम कड़ी का वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे ढाक बाजा का सहयोगी कहा जाता है। अलग अलग जनजातियों के मध्य नगाड़ा का आकार अलग अलग होता है। नगाड़ा 1 से 6 फीट चौड़ा और 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। संथाल, हो, बिरहोर आदि समुदायों में नगाड़ा का आकार छोटा तथा मुंडा, उरांव, खड़िया एवं सदानों के मध्य नगाड़ा का आकार बड़ा होता है। नगाड़ा नीचे से गोलाकार होता है। यह गोलाकार ढांचा लोहे या लकड़ी से बना होता है। इसका निर्माण भैंसों के चमड़े के फीते लगाए जाते हैं। इन फीतों के ऊपर मढ़े हुए चमड़े के बाहरी किनारों पर बने छिद्रों में डालकर बनाया जाता है। इसे कसने से स्वर चढ़ता है और धीमा करने पर स्वर धीमा और मोटा होता है। पतली और छोटी छड़ी का प्रयोग नगाड़ा को बजाने के लिए किया जाता है। ढाक, यह आकार में मांदर और ढोल से बड़ा होता है। इसमें गम्हार लकड़ी के ढांचे के मुंह को बकरे की खाल से ढककर बद्दी से कस दिया जाता है। वादक ढाक को बजाने के लिए इसे अपने कंधे पर इस प्रकार लटका लेता है कि बजाया जाने वाला सिरा थोड़ा तिरछा होकर सामने की ओर होता है। ढाक को कंधे से लटकाकर 2 पतली लकड़ी के संग बजाया जाता है। दुर्गा पूजा, मनसा पूजा तथा पाइका एवं नटुआ नृत्यों के समय विशेष रूप से ढाक का प्रयोग किया जाता है। ढोल, झारखंड में मांदर के बाद ढोल लोकप्रिय वाद्य है। आम, कटहल या गम्हार की लकड़ी से इसे बनाया जाता है। ढोल में अंदर से खोखला 2 फीट लंबा ढांचा होता है। इसमें दोनों किनारे गोल होते हैं। दोनों किनारों की तुलना में बीच का हिस्सा कुछ उभरा होता है। इसका मुंह बकरे की खाल से ढका होता है। इसको कसने के लिए बद्दी का प्रयोग किया जाता है। मवेशियों के चमड़े से बद्दी का निर्माण किया जाता है। बद्दी में लोहे के कड़े पिरोए जाते हैं। ढोल के आवाज़ में परिवर्तन बद्दी को सरकाकर लाया जाता है। इसे हथेली एवं लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। ढोल को धार्मिक या पूजा वाद्य माना जाता है। पूजा पाठ के अलावा इसे विवाह, घोड़ा नाच, छऊ नाच आदि में प्रयोग किया जाता है। धमसा, धमसा एक विशालकाय वाद्य होता है। इसका प्रयोग मांदर, ढोल आदि मुख्य वाद्य यंत्रों के सहायक के रूप में होता है। इसकी आकृतियाँ कड़ाही के समान होती है। इसकी ढांचा लोहे के चादर से तैयार किया जाता है। लकड़ियों की सहायता से इसे बजाया जाता है। धमसा की आवाज़ गंभीर और वजनदार होती है। इसकी ध्वनि से छऊ नृत्य में युद्ध और सैनिक दृश्यों को साकार किया जाता है। कारहा, जूड़ी, नगाड़ा, ठप, खंजरी, चांगू, डमरू आदि चमड़े से निर्मित ऐसे वाद्य हैं जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी वाद्यों का प्रयोग सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। धन वाद्य, इसके अंतर्गत धातु से निर्मित वाद्य आते हैं जैसे झांझ, झाल, करतास, घंटी, काठी, ताला आदि। इनमें 1-2 को छोड़कर सभी वाद्य कांसा से बने होते हैं। इसी कारण इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। करतास में 10 इंच व्यास के 2 चपटे और गोलाकार प्याले होते हैं। इस प्यालों के बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा रहता है। उभरे हिस्से के बीच में छिद्र होता है। इसमें रस्सी पिरो दी जाती है। इन रस्सियों को हाथों की उंगलियों में फंसाकर दोनों प्यालों से ताली बजाने के तर्ज पर एक दूसरे पर चोट की जाती है। करताल का बड़ा आकार ही झांझ कहलाता है। आकार में बड़े होने के कारण
इसकी आवाज़ में करताल से ज़्यादा गूंज होती है। ताला थाला कांसा से निर्मित थाली होती है। इसका गोलाकार किनारा 2-3 इंच उठा हुआ होता है। बीच में छिद्र होता है जिसमें रस्सी पिरोकर झुलाया जाता है। बाएं हाथ से रस्सी थामकर दाएं हाथ से इसे भुट्टे की खलरी से बजाया जाता है। काठी भी धनवाद्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुड़ची की लकड़ी को 2 टुकड़े होते हैं। ये जब आपस में टकराते हैं तो मीठी आवाज़ निकलती है।